और आपके बच्चों को पागल का बच्चा कहेगा। सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। अब उसने नाम अनाउंस करो तो मैंने देखो दरवाजा जैसे अपन सोचते हैं ना कुछ नया करते, ऐसे करके उसने दोनों टांगों को पकड़कर जोर से खींचा तो कट की आवाज आई और तोता जोर से बोला रान मारेगी। और यूं मेरी तरफ वो पहली मुलाकात देख के जैसे यूं बोले कि यार तेरे ललाट पे मैं साफ साफ देख रहा हूँ, तू हिंदुस्तान का नंबर 1 कॉमेडियन और कवि है। तो मैं सोच छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई, जब इतना बड़ा आदमी कह रहा है। लेकिन 2-4-5 महीने बाद पता चला कि पागल जी तो हर एक नए कवि को ऐसे चॉकलेट के तो सिर्फ सपने ही आते हैं कि लौटाओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, ये नैन बुलाते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोज मक्खन। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। और आज के टॉक शो में हमारे मेहमान बहुत ही खास और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। वो पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हैं, नाम उनका पीके मस्त है, जो रोड सेफ्टी की बात करते हैं, पब्लिक को अवेयर करते हैं और उनकी अवेयरनेस इतनी बढ़िया लगती है लोगों को, लोग उनसे जुड़े चले जाते हैं। इतनी बढ़िया कविताएं भी करते हैं और हंसी मजाक, वो तो बहुत खूब लाजवाब। एक बात मुझे याद आई, एक आदमी ने 100 बार रक्तदान किया और 100 बार रक्तदान का जब रिकॉर्ड बनाया तो आयोजकों ने उनकी पत्नी को यह कहते हुए पुरस्कार दिया कि आपने नहीं पिया तभी ये इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। तो इस तरीके से हंसाने की बात करते हैं कि तुम्हारे दिल की तुम जानो, मैं तो सिर्फ मुस्कुराहट की बात करता हूँ, सबको हंसाने की बात करता हूँ, रोड सेफ्टी की बात करता हूँ। एक बहुत ही अच्छे इंसान जिन्होंने रोड सेफ्टी के साथ साथ कविता के क्षेत्र में, कॉमेडी के क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में परचम लहरा रखा है, उनको आज हम हमारे मेहमान के तौर पर बुला रहे हैं। नाम है पीके मस्त साहब, जयपुर राजस्थान से। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो। तो बहुत बहुत स्वागत है पीके जी आपका हमारे शो में, जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। वाह, आज भी पीके जी आप पीके आए या सादे में हैं? अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि आपका नाम पीके है तो आप पीते हैं क्या, तो मैं उनको यही बात कहता हूँ कि भाई ये इंक्वायरी है या ऑफर है, दोनों का आंसर अलग अलग। तो पीके नाम पड़ गया जी, बाकी ऐसा पीने वीने खाने का शौक नहीं है हमारा। तो पीके प्रवीण कुमार मेरा नाम है और मस्ती के साथ काम करते हैं तो लोगों ने मस्त कहना शुरू कर दिया। पीके जी, ये पीके नाम आपको किसी ने दिया है या आपने खुद ही रख लिया? नहीं, हमारे गुरुजी थे वेंकट बिहारी पागल जी, बहुत रेनोड पोइट थे वो। अटल बिहारी जी, हरिवंश राय बच्चन जी, उनके मन संचालन करते थे वो। कुमार विश्वास जी और ये सुरेंद्र शर्मा जी, सब उनके चेले रहे हुए हैं। तो वो इतने बढ़िया वो थे कि बात को बड़ा विट अच्छा था उनका। तो एक बार मैंने सोचा बाबा 85 साल के हो गए, इनका नाम का यूज कर लेते हैं। तो मैंने उनका नाम पागल जी लेके पीके के आगे पीके पागल रख दिया। तो पीके पागल रखा तो उन्होंने मेरे को समझाया, उनको समझाने का तरीका ऐसे ही समझाना चाहिए हर बच्चे को। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देख बेटे, मैंने कहा मैं पागल जी देखो मैं पीके पागल के नाम से बोला और कितना हिट हुआ। बोले ये तो बहुत अच्छा है, वैसे तो तू पुलिस वाला है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन पागल नाम रखने से कुछ नुकसान होंगे तुझे। मैं बताओ बाबा क्या होंगे? तो बोलो पीके पागल आप लिखोगे तो लोग आपको पागल पागल तो कहेंगे, मिसेज को पगली पगली कहेंगे, आपके घर को पागल खाना कहेंगे और आपके बच्चों को पागल का बच्चा कहेंगे। तो मैं बाबा सीधा ही कह देना नहीं रखना। तो पर समझा था इतना अच्छा था कि वो आज तक भी याद रहता है। तो ऐसे हमारे गुरुजी थे। तो ये नाम उनका दिया हुआ है आपको? का दिया, बिल्कुल। तो फिर आप मस्त हो गए? हाँ, मस्त हो गया। और पीके जरूरी नहीं कि आप नेगेटिव चीज पिए, पीने के लिए दुख दर्द है, अच्छे अच्छे पेय पदार्थ हैं, शीत पदार्थ है, कुछ भी पियो, लेकिन बढ़िया चीज पियो। लेकिन पियो तो जियो, लेकिन अच्छी चीज जियो, पॉजिटिविटी जियो। पीके जी, आपके कहने का मतलब जो बिना पिए भी मस्त रह सकते हैं, पीने की कोई जरूरत नहीं? तो बिना पिए भी मस्त रह सकते हैं। आपको देख लग रहा है? पीता नहीं हूँ वैसे, मैं पीता नहीं हूँ खुद के पैसों की।
तो ये विट होता है, ये हास्य होता है कि आप बात को रिवर्स कैसे कर सकते हैं ना। तो ये कला फिर आप पे कूट कूट के भरी है। हाँ, मिसेज ने कूटा, पहले बचपन में टीचरों ने कूटा, माँ बाप ने कूटा, अब मिसेज और बच्चे भी लेके बैठे रहते हैं कि आओ, बातों से ही कूट रहे, जरूर नहीं फिजिकली कूटे, लेकिन जैसे अब आप हमारी कुटाई ही कर तो कुटाई जारी है। चलो पर मस्ती की कुटाई होनी चाहिए, आपस में टुकाई होनी चाहिए कि गलत जा रहे हो तो टोकना भी आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। पीके जी, आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और रोड सेफ्टी के लिए उसकी अवेयरनेस के लिए बहुत एक्टिव रहते हैं। एक वीडियो आपका बहुत वायरल हुआ, उस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप मेरे चैनल को कम देखते होंगे, मेरे वीडियो कम देखते होंगे, नहीं वरना तो आपको पता चलता कि मेरे तो हजारों वीडियो वायरल होता है। और वायरल के ऊपर तो सच्ची बात है, नहीं, मेरी मम्मी पता क्या बोल रही थी, बोल बेटा वायरल, मैंने कहा पता चला मम्मी वायरल वायरल रोज सुने, तो मम्मी बोली बेटा वायरल अब तू हो गया है ना तो घबराना मत, 7 दिन तक गोलियां टाइम से लेना, पैरासीटामोल तो मगर ये सीट ने सुना कि इससे अच्छा पैरासीटा ले लो। तो ये है मस्ती का माहौल है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जो ट्रैफिक अवेयरनेस को लेके जो आपको वीडियो वायरल हैं, जिसके ऊपर मीम्स बने, जिनके ऊपर रील्स बने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ट्रैफिक के 4-5 हजार वीडियो है तो सारे वायरल है। तो ये शुरुआत कैसे हुई, ये ख्याल आपको आया कैसे? अधिकारी बोले कि भाई कोई बढ़िया पॉजिटिविटी आनी चाहिए पुलिस की तरफ से, तो मेरे को अवेयरनेस इंचार्ज लगाया जयपुर ट्रैफिक पुलिस में। तो मुझे उन्होंने कहा, मैंडेटरी किया और बोला कि आपको हर महीने 100 वीडियो बनाने हैं। तो शुरू में सोचा यार अच्छा पंगे आए, क्या करा, अपना अच्छा भला चल रहा था, तो मैंने 100 बनाए तो गए नहीं मेरे से, तो 50 एक बनाए, लेकिन 50 एक में 2-4 डालने से वो हिट हुए, तो फिर हमने 500 बनाने शुरू कर दिया। पर वो चीज अच्छी है और दिल तक जाती है, क्योंकि कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, हर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये पहली बार ये टास्क आपको अपने ऑफिस से मिला और आपने 100 वीडियो बनाए और इस तरीके से ये रील्स बनाने का और सेफ्टी अवेयरनेस का आपका वीडियो बनाना प्रारंभ हुआ? बिल्कुल, मैं पहले कविताएं भी करता था और हंसी मजाक के स्टैंड अप भी करता था, तो वो मैं तो सोचता था बहुत अच्छे बने, पर देखता कोई नहीं था। लेकिन जब आप सामाजिक सरोकार से जुड़ते हो, रोड पे जाते हो, समस्या सुनते हो, जान बचाते हो, तो लोग फिर आपके साथ आते हैं। क्यों मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, और हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इस ट्रैफिक अवेयरनेस के वीडियो से आपने रोड सेफ्टी को बहुत हाईलाइट किया। बिल्कुल, उससे बहुत सारों की जान बचती है, लोगों को हेलमेट लगाने की टेक्निक का पता चलता है, स्ट्रिप लगाते हैं, तेज चलाते थे बच्चे धूम मचा ले, फिर घुटने टूटते ही मम्मी बचा ले, किसी कमर की हड्डी टूटे तो भगवान उठा ले। ह्यूमर बड़ी पावर है लोगों तक समझाने के लिए, ह्यूमर से बड़ा समझता है इंसान। और फिर वो आधे से लोग यूं देखते हैं कि यार कहीं अपने को नहीं समझा दे, जिंदगी भर दिखते रहेगा समझाए, तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को। ये जो रोड सेफ्टी की वीडियो आप बनाते हैं, इसमें ऐसा कोई वीडियो जो सबसे पहले और सबसे तेज गति से वायरल हुआ और जो आपका भी बहुत प्रिय है? पिता से ये पूछा जाए कि आपके कितने पुत्र या बच्चा कौन सा प्रिय है, वो तो नहीं, लेकिन बहुत सारे वीडियो अलग ही होते हैं। जैसे एक का नाम ऋतिक था और हमने उसको WTP, हमारा जयपुर में बहुत अच्छी बिल्डिंग है, उसके सामने शूट कर रहे थे, तो वो नेचुरल वैसे ही किसी फ्रेंड ने बनाया था, वो तो हम शूट का भी इरादा नहीं था। तो वो लड़का आया, साहब मेरा नाम ऋतिक है, मैं को बेटे नाम तो तुम रोशन रहो, तुम्हारा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो, उस पॉजिटिविटी के साथ मैंने पहली बार उतरा फील्ड में। नहीं तो वीडियो में अक्सर लोग गालियां बकते हैं और उसमें बहुत सारी एडिटिंग करते हैं, तो उसको बनावटी सा रखते हैं। हमने नेचुरल उसको बना लिया, बच्चे ने वो डाल दिया, वो हिट हो गए। तो ऐसी चीजें हिट होती गई, फिर ट्रक वालों को समझाया कि, और फिर हमने तो वो ठान लिया कि भाई ये करना ही करना है। तो पहले मैं जब रोड सेफ्टी का अवेयरनेस का इंचार्ज था, उस समय मुश्किल से 150 प्रोग्राम वो करते थे। उस बार हमने 1900 करीब प्रोग्राम, 1900 लोग, वो 20-25 प्रोग्राम डेली कर करके हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन भी हो गया। वो मिसेज बोली मरेगा क्या।
तो मैं हॉस्पिटल गया तो मुझे हॉस्पिटल का अर्थ समझ में आया कि जब हॉस्पिटल में लगते तो अपन हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और जब अस्पताल में पहुंच जाते हैं तो अपन अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही लिखा मिलता है आपातकाल या इमरजेंसी। इसका मतलब है आप आते हैं काल के पास, या अमर होने जैसी कोई चीज नहीं है। उसके बगल में लिखा मिलता है ICU, इसका मतलब आई विल सी यू, एक बार भर्ती हो जा नहीं तेरे गुदड़े भी खो दे। तो मतलब ह्यूमर हर जगह है अगर अपन देखें तो, और ह्यूमर समझे इसका एक अच्छा जरिया है। आप हास्य कवि भी हैं, कभी आपने इस अपने मोटापे पर कुछ लिखा है? मोटापा का तो सीधा बहुत हंसी मजाक तो मोटापे पे ही निकलती है। क्योंकि आप कि मोटापा का मतलब मैं समझाता कि मोटे हैं आप, क्योंकि रोज 2 गिलास नापा। हर मोटे आदमी को पता है मौत आ रही है, फिर भी उसका खाना जारी है। मोटे आदमी की हर चीज बड़ी मिलती है, इमरजेंसी के लिए घर के सामने एम्बुलेंस खड़ी मिलती है। और मोटा आदमी कि कहीं भी जाता है तो तौंद पहले पहुंच जाती है। तौंद से दरवाजा खोलो, तौंद को डाइनिंग पे रख लो, थाली नहीं मिले तो एडजस्ट करो, उसमें मामला डालो, फिर हैंडी रही से मिला लो, जब कुंडा तैयार हो जाए तो उठा के पी लो, खाली हो जाए तो मछली पालन कर लो। और तौंद बड़ा हंसता है तो ऐसा लगता है जन पेट में सुनामी आ रहा हो। अलल। तो ह्यूमर एक अच्छा जरिया है, खुद पे हंसना चाहिए। बाकी मैं हुआ जब बहुत सुंदर था मक्खन जी, आपसे भी सुंदर था मैं। मेरे से भी सुंदर? हाँ, इतना सुंदर था, मेरे पापा बोले जब सफेद चादर में तुझे लिटाया ना बेटे तो यूं लग रहा था जब बर्फ में कोबरा सांप पड़ा हो। सुबह नर्स आई, बोलो इसमें ग्रीस कौन बांध के लाया? हमें तो आशीर्वाद भी यूं मिलता है, अंधेरा कायम रहे। तो ये ह्यूमर बहुत जरूरी है। आप कनेक्ट होते हो लोगों से, समझा सकते हो उसको अपने जैसा लगना चाहिए। और आप दिल से जब बोलोगे तभी आप अपने जैसे लगोगे, वरना तो, क्योंकि अपनी कोशिश ये होनी चाहिए हर इंसान के कि आपके दिल में दस्तक देना चाहते हैं, हाँ हम यहीं रहना चाहते हैं। हंसी के हथौड़े से रुलाने वाले पत्थर तोड़ते हैं, दिल से दिलों को जोड़ते हैं। हमारी इस मुहिम में साथ तो देना, अरे थक जाएंगे अकेले, जरा हाथ तो देना। जरा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो हाथ जरूरी, हाथ ऐसे नहीं देना है पर हाथ का तरीका सॉफ्ट ही देना, सॉफ्ट हैंड, ज्वाइनिंग हैंड, नॉट स्लैपिंग हैंड। तो ये होना चाहिए। पीके जी, आपने पहाड़ की बात करी, हथौड़े की बात करी, मतलब आपका जो ये जर्नी है, जो आपकी ये कला है, संघर्षपूर्ण रही या स्वतः ही आपको सब कुछ प्राप्त होता गया? एक्चुअली मेरे फादर को, उनको बहुत शौक था, तो हमारे घर में सुरेंद्र शर्मा जी की 4 लाइन वाली कैसेट चलती रहती थी, उमर शरीफ की बकरा किस्तों वाली चलती रहती, ह्यूमर का माहौल रहता था। तो पापा चलते लोगों से मजाक करते थे, तो मैं सोचता यार ऐसे अपन करे। रामलीला में भी कॉमिक सीन करते थे वो, तो मुझे लगता था यार ऐसे कॉमेडी करनी चाहिए। लेकिन मैं जब जाता स्टेज पे तो लोग मेरे पैर पकड़ लेते, बोला धूजना बंद कर, कांपना बंद कर। फिर मेरे को धीरे धीरे लगा कि यार ये तो करना चाहिए। और फिर मेरे फादर को कैंसर हो गई, तो फिर हमें पापा बोले यार हम मर गए तो कौन करेगा। तो हमारे इतनी मजाक की आदत थी, और कोई हमारी दादी तो 90 साल से ज्यादा जी थी, तो कभी ऐसा कोई डेथ ही नहीं देखी थी। तो मजाक मजाक में खूब मजाक करते थे। फिर मैंने फादर को मजाक में कह दिया, मगर मरो तो सही, हम हंसा के दिखा देंगे, आपसे भी अच्छा हो। तो वो मुझे क्या पता सच्ची मुझे उनको कैंसर होगी, डेथ होगी। तो कई बार गलत बोलना नहीं बेटे, सोचना तो बहुत दूर की बात है, सोच समझ के बोलना, बिल्कुल सोच के बोलना। क्या सरस्वती हुआ और किसी का भैरू बैठ गया तो घर में भैरू। पर पिता नहीं होता है तो बहुत बुरा भी लगता है कि हमें तेरे दर्द का एहसास नहीं था, एहसास हुआ जब तू हमारे पास नहीं था। बनते थे खास सिर्फ दौलत के वास्ते, वरना दुनिया में तेरा कोई खास नहीं। और किसी ने बहुत खूब लिखा है पीके जी कि जख्म पर चोट औलाद से बढ़कर क्या होगी, और माँ बाप की दौलत औलाद से बढ़कर क्या होगी। क्या बात है, वही इंसान सवाया रहेगा जिस पर माँ बाप की दुआओं का साया रहेगा। तो माँ बाप को कभी तंग नहीं करना चाहिए, वरना तो लोग, हालत ऐसी है कि हम दो, हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, तेरा भी नंबर आएगा। बहुत खूब। पीके जी, आप ये जो रोड सेफ्टी का जो वीडियो बनाते हैं, उसमें मैंने एक कॉमन बात देखी है, उसमें आप किसी से चार्ज या फाइन या जुर्माना नहीं लेते हैं, तो ऐसा क्यों? चलो अब के जो आपके साथ मनाएंगे उसमें जुर्माना भी लेंगे, जेल भी करवाएंगे, ये काम मेरा अधूरा है। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मतलब ये
तो आप क्यों चाहते हैं कि नेगेटिविटी आए? अपन अगर समझाएंगे लोगों को, पता ही नहीं, कईयों को तो यही नहीं पता होता कि नॉलेज ही नहीं होते, पहले नॉलेज तो दो। इसका कोई मिसयूज भी तो कर सकता है ना। आपको देखा खड़ा सर, मैं पहली बार, देखो आपने सामने कोई मिसयूज कर देगा, लेकिन उसके सामने थोड़ी करेगा। ठीक है, पर आप इसको क्या जायज मानते हैं? जायज नहीं, देखो कोई भी चीज है कानूनी दृष्टि से उसका करते ही है, लेकिन समझाइश की चीजें ज्यादा दिखाई जाती है। देखो, first हमारा काम ये है कि लोगों में जागरूकता फैले, और मैं एज ए अवेयरनेस इंचार्ज, मेरा काम ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा जागरूक चीजें समझाए। अगर अपन नेगेटिविटी दिखाएंगे, ऐसा लगेगा, तो फिर वो है फाइन तो करते हैं। जो गलत करेगा, बार बार रिपीटेडली कोई गलत करता है, तो फिर उसको फाइन तो करना ही पड़ेगा, और वो होते ही हैं। लेकिन कई हमारे दर्शक कहते भी हैं कि ये दिखने में मीठा बोलता है, ये बाद में कर देता होगा। यही सुनना चाहता था मैं आपसे, क्योंकि मेरा काम सिर्फ समझाइश का ज्यादा रहता है, तो मेरी जो कोशिश ये होती है कि अच्छी बातें तो बताएं तो सही। इतने सारे कानून हैं, इतने सारे फाइन हैं। अगर नाबालिग बच्चा अगर चलाते मिलेगा तो उसको 25,000 रुपए का दंड मिलेगा, और 25 साल तक उसका लाइसेंस नहीं बनेगा, और 3 साल उसके पेरेंट्स की कैद भी हो सकती है। ओहो, तो अब अगर सचमुच ही अपन कराएंगे तो दिक्कत आएगी। नहीं। तो काम अगर छोटी चीज से समझाइश से होता है, किसी का 100 रुपए का भी आपने फाइन कर दिया ना, तो जिंदगी भर याद रखता है। तो हमें शुरुआत कम से कम करनी चाहिए, फिर वो रिपीटली होती है तो वो चीजें दिखती हैं, उसके उसमें डालते आ जाता है कि क्या क्या गलती कर दी, कितने फाइन है इसके, तो वो अपने आप ही डबल होते जाते हैं। तो घबराना कि ये जरूरत होनी चाहिए इंसान को कि बार बार गलती ना करे, कि दुर्घटना से देर भली, और हर गलती कोई ना कोई खामियाजा मांगती। सेफ्टी फर्स्ट, एक गलती माफ, दूसरी की तो सूपड़ा साफ। ये है, तो सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट है, और सुरक्षा ही, क्योंकि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा होती है। नहीं तो मोबाइल से करेंगे बात तो यमराज जी से हो जाएगी मुलाकात। 3 सवारी ज्यादा है, बिठलाए वो नादा है, जुर्माना भी सादा है, 2000 का नोट आधा है। है ना? तो हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें समझानी पड़ेंगी, पहले लोगों को अवेयरनेस करने पड़ेंगे। नए नए नियम आते रहते हैं, पिछली सीट का भी आ गया, पिछली कार में जो पिछली सीट पे आप सीट बेल्ट लगाना ही पड़ेगा। बहुत सारी क्लिप्स दिखाते हैं हम, बहुत सारी चीजें, अवेयरनेस घटना बताते हैं लोगों को, तो उससे अवेयर होते हैं लोग। वीडियो से ज्यादा होते हैं, जैसे शोले फिल्म की कहानियां पहले अपन सुनते थे तो वो याद है लोगों को, तो विजुअल तो बिल्कुल याद रहते हैं। ठीक है जी, एक प्रश्न और मेरे दिमाग में था कि आपने जब पहली बार मंच या पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया होगा, वो दृश्य बताइए जरा। आज के पीके जी को तो सब जानते हैं, उस समय क्या माहौल था? मतलब एक्चुअली क्या है कि जैसे अपन बहुत सारी बातें करते हैं ना, तो यूं लगता है लोगों को यार बहुत तगड़ा, मतलब अच्छा परफॉर्मर भी होगा। तो जब मैंने परफॉर्मेंस नीचे ही, तो दोस्तों में तो खूब गप्पे मारते थे, लेकिन स्टेज पे नहीं जाते थे। तो एक जगह एक लाफ्टर शो चल रहा, तो उसमें मैं नीचे खड़ा होकर मैं कहा अब ये जोक सुनाएगा, ये सुनाएगा, इससे अच्छा तो मैं ही सुना दूंगा। तो वो जो आयोजक था वो मेरी बातों से बड़ा कन्विंस हुआ, तो उसने एंकर को बोल दिया कि इनका नाम अनाउंस कर दे। अब उसने नाम अनाउंस करो तो मैंने देखो दरवाजा किधर। और मैं जैसे ही नाम अनाउंस करो, मैं घूमा ही था, तो मेरे वो लंबे लंबे जवान होते हैं हमारे, उन्होंने पकड़ लिया, अरे साहब बेइज्जती कराओगे, पकड़ के मुझे स्टेज पे ले गए। और स्टेज पे मुंडियां दिखे मुझे, सब कुछ अजीब सा दिखे। फिर मैंने एक जोक सुनाया, पहला जोक तो जो आम भाषा में होता था, तो वो जरा घर का जोक था, किसी बच्चों का जोक था कि एक मैसेज किसी की तोता लाई, उसकी एक टांग खींचो तो बोलो हैप्पी बर्थडे, दूसरी खींचो तो बोलो टू यू टू यू। तो उसने तो खिलौना मिल गया, कभी हैप्पी बर्थडे, कभी टू यू, कभी हैप्पी बर्थडे, कभी टू यू। फिर उसने सोचा कुछ नया करती हूँ, जैसे अपन सोचते हैं ना कुछ नया करते हैं। ऐसा करके उसने दोनों टांगों को पकड़कर जोर से खींचा तो कट की आवाज आई, और तोता जोर से बोलो राउंड मारेगी। तो उसके बाद ठोका लगा उसमें, हालांकि कोई ऐसे शब्दावली प्रयोग नहीं करते चाहिए, तो मैं घबरा गया उधर से। वो जोक्स चलता था आम बच्चों में, तो वो मैंने 2-3 जोक्स ऐसे ही सुनाए, तो बड़ा अच्छा लगा उनको, लोगों को। तो फिर मेरे को जब 1-2 तालियां बजती है ना, तो फिर आदमी को नशा चढ़ने लगता है। 1 ताली 2 ताली, फिर तो 5-10 जोक सुनाते ही तो लोग खड़े हो गए, और बहुत अच्छा, फिर मेरे को भी अच्छा लगा। तो फिर तो मैं दूसरे दिन बोला मैं तो शुरू से ही कॉमेडियन था और मोटिवेशनल। तो 2-3 हफ्ते बाद एक और नौता आ गया जी, आप हमारे उधर आ जाओ। उन्होंने मुझे सेंट्रल पार्क में बैठाया, और वो 40-50 लोग थे।
तो मैं सुनाया, तो मेरे पास तो मटेरियल 2-4-5 मिनट का था, मैं बोलते ही फुस। और वो कह रहे कि साहब आप तो बहुत बड़े बताए। तो उस समय बड़ी बेइज्जती सी महसूस हुई, यार ये तो क्या कर दिया आपने। फिर उन लोगों ने जो जो ताने मारे, यार यार आप ऐसे ही बोलते और ये करो। उसके बाद फिर मैं जाके पुस्तक मेले से 15,000 रुपए की जितनी जोक्स की किताब थी वो सारी उठा लाया। सारी उठा के उन्होंने पढ़ा। तो मैंने एक किताब पढ़ी तो लगा 90% तो यार अपने को पता ही नहीं था। दूसरी पढ़ा तो पता चला कि 10% ही नहीं पता था। तीसरी पढ़ा तो मुझे पता चला कि इधर सारे जोक्स उधर उसमें लिखे हैं। तो वो 15,000 किताब में आप मानोगे नहीं कि मुश्किल से 1-2 जोक या लाइन अलग जाती थी। बाकी मेरी इतनी उसको पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस होगी कि अब ये क्या बोलेगा, आगे इसका क्या आएगा। तो आज मुझे बड़ी मेहनत उसमें लगती है कि यार ये काम ठीक किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने IAS तक के इंटरव्यू दिए थे, क्योंकि यार डिप्रेशन में आने से अच्छा है फेल हो गए। तो फिर कोचिंग्स में जा जाके यूं ही पढ़ाना शुरू किया। तो उसको रेस्पॉन्स बड़ा अच्छा है, लोग जोक्स सुना देता, क्योंकि मेरा ज्यादा रहने लगा। को अट्रैक्ट कर लेते थे आप। हाँ, तो उसमें कुछ चीज अपनी बात भी कह दी, जोक्स भी सुना दिया, तो वो एक शैली डेवलप होती गई। तो फिर बहुत अच्छा लगा। और फिर आप जैसे मित्र मिलते गए तो फिर बात ही कुछ की, सीखने का मौका तो मिलता है सर। तो चुटकुलों से आपकी शुरुआत हुई है? चुटकुलों से शुरुआत हुई। और अब लगता है कि जैसे चुटकुला भी तभी असर करता है जब उसमें ऐसी चीज हो, करुण रस की बात हो, नो रस में से कोई चीज आनी चाहिए, तब जाके उसमें कमाल। लेकिन लोग क्या करते हैं, बोलते ही जाते हैं और बोलते हैं, उनको कोई रस ही नहीं आता। कविता आज आप सुनाना चाहें? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बढ़िया। शुरू में जैसे फिर मैं मिला पागल जी से, वो हमारे आए थे या ड्यूटी जहाँ थी मेरी CM हाउस में। तो लोग बोले कि सर आपसे भी ज्यादा हंसाने वाले महागुरु आए। तो आदमी कॉन्फिडेंस झूठा रहता है कि मेरे से भी ज्यादा। फिर मैं गया तो पागल जी ने मुझे देख के और यूं मेरी तरफ, पहली मुलाकात देख के जैसे यूं बोले कि यार तेरे ललाट पे मैं साफ साफ देख रहा हूँ तो हिंदुस्तान का नंबर 1 कॉमेडियन और कवि है। तो मैं सोच छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई, जब इतना बड़ा आदमी कह रहा है। तो फिर मैं कविता में लग गया। उसमें फेल होना ही था, जब वो छोड़ोगे तो आप ट्रैक बदलोगे तो। लेकिन 2-4-5 महीने बाद पता चला कि पागल जी तो हर एक नए कवि को ऐसी तो मेरा निकल गया, उधर IAS में फेल हो गया, इधर भी फेल हो गया। तो अजीब सा हो गया, तो बहुत अजीब सा लगता था वो। बहुत प्यारी बातें थी। वो आपकी पागल जी से पहली मुलाकात थी? पागल जी से फिर वो मेरे को खूब उन्होंने अच्छे से बताई चीजों को ये। लेकिन उनका जो बोलने का तरीका बहुत अच्छा था। वो बोल का जैसे ये है वो है, सब चीज सब काम प्यार का है, कमाल तो ये सब उधार का तो मतलब इतना प्यारा बात को घुमाते थे और बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो आपके प्रेरणा स्रोत भी रहे हो, गुरु? हाँ, बिल्कुल। मेरे फादर की रुझान थी कॉमेडी में, वो भी कविताएं लिखते थे। और फिर पागल जी को व्यवस्थित करनी आती थी। पापा तो मेरी तरह बड़ी बड़ी लिखते थे चीजें। आपके पिताजी के बारे में आपने प्रारंभ में भी बताया, और वो रामलीला का भी शौक रखते थे, ऐसा कोई वाकया? और वो आपसे बड़े कलाकार हैं। रामलीला का जुड़ाव था। और उसके अलावा क्या, रिटायर होते ही उन्होंने हारमोनियम ले आए थे वो। तो जैसे आप जैसा मेरा जैसा जिसको लगा ना इंटरेस्ट है, तो बाबूजी का एक भजन तो सुनाओ। तो जिसको पता नहीं होता ना, तो वो उनके आंट में आ जाता था। फिर पापा उनको चिटकनी बंद करके सुनाते थे फिर वो सुनाने की टेक्निक थी, 1 भजन, 2 भजन, 9 भजन। फिर वो 100 भजन की तरफ जब बढ़ते तो आदमी की आत्मा घबराती, वो कहते बाबूजी आजाद छोड़ दो, मुझे बिजली का बिल अभी भर देता हूँ फोन पे से मतलब सारा काम फूटने नहीं है। और लट लेके बैठा करते, जैसे दरवाजे की चिटकनी बंद करी, मुड्डा लगाया, उसके बाद लट निकल नहीं जाए कोई सा। तो एक बार क्या बहुत तगड़ा किस्सा था वो। मेरे सिस्टर के ससुराल में वो दादी जी एक्सपायर हो गई। तो हमारे उस समधी को पता नहीं था कि पापा खतरे के निशान से ऊंच जा चुके हैं। तो उन्होंने कहा समधी साहब, आप शिरोमणि जी, आप अब संगीत सम्राट आप आओ। तो पापा बोले देखा अपना नौता आ गया, तू कहता कोई बुलाता नहीं है, देख चल। मैं सोचा गया अगले काम से। अब मैं हारमोनियम ठाने वाला आदमी चल गया। हम वहां गए। अब देखो थोड़ी देर बाद भजन वजन शुरू हुए। उसके बाद 1-2 भजन हुए थे। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई हमारे समधी जी उठे और बोले हमारे समधी साहब आएंगे और आपको शानदार भजनों से आपको आपकी आत्मा को तृप्त कर देंगे। और पापा तो वही
मेरी तरफ देख के और फिर हुए 1 भोजन 2 भोजन, घना दिन सो लियो रे, देख तमाशा लकड़ी का भाई साहब। अब उसके बाद जैसे जैसे वो 9 2 1 2 9 फिर वो 100 की टेक्निक की तरफ बढ़े तो लोग उठ के जाने लगे। लास्ट में कुछ लोग बचे तो समधी मेरे पास आए, बोले आपका तो बाप है, आपको तो पता होगा ये कैसे बंद होगा। अब मैं कहा जी इसके बंद करने की मशीन तो गांव में ही रहेगी। बोलो कोई इमरजेंसी तरीका बताओ ये कैसे बंद होगा। बोले बंद कैसे होगा, अपन ऐसा करते तारों के लटक जाते हैं मशीन में, हम जो जोर से खींचा तो जैसे खपड़ देनी सी आवाज आई, बंद हो गया वो। अब जैसे आंख बंद करके गा रहे थे वो, जैसे आंख खुली तो देखा पहले समधी की तरफ, फिर उसके बगल में मैं खड़ा था, फिर मेरी तरफ देखकर तान बिगाड़ दी ससुर, है ना। तो वो समधी भी मेरे कान बोल रहा है कि इसकी तान तो जब भी बिगड़ गई थी जब आप पैदा। लेकिन इतना उनको पैशन था, सुबह 3 बजे उठकर जगा लगा सर नई धुन। उसके बाद वो, और जी हाँ मैं जयपुर में शिफ्ट हो गया तो जयपुर में आ गए तो वहाँ आस पड़ोस में लोग फ्लैट करके खाली जा रहे हैं, मतलब सुनसान हो गए, उनको देखते बाबूजी पकड़ लेंगे। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि जब वो एक्सपायर हो गए तो फिर वो, पहले तो हमें लगता था ये, बाद में पता चला कि वो सुनसान कर रहे हैं, फिर उसके बाद सुनसान ही हो जाती है लाइफ, बड़ा सोना सोना लगता है। तो फादर को मिस ना करें, उनकी जो भी सोच है, जो उनकी आर्ट है उनको निकलने दें, और अगर वो इतना अच्छा नहीं भी गाते हैं तो भी अपने को बड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज बाद में बड़ी मिस करते हैं। इंसान की असली कीमत उसके जाने के बाद ही पता चलती है। बात होती है जैसे बच्चे किसी के फादर एक्सपायर हुए तो उसने 2 लाइनें लिख के भेजी कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं, आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं, ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। और बहना चुप हो तो मम्मी रोती हैं, बातें ऐसी तो रोज ही होती हैं, चॉकलेट के तो सिर्फ सपने ही आते हैं कि लौटाओ पापा ये नैन बुलाते हैं, ये नैन बुलाते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। मेरी अपनी एक लाइन है कि पिता पुत्र एक दूजे के सच्चे मित्र, पिता पुत्र एक दूजे के सच्चे मित्र, और जब साथ में महके तो फीका फीका लगे इत्र, वो एक खुशबू अलग होती है। अरे यार वो तो पिता ही होता, वो होते हैं तो ऐसा लगता है कि अपन ने कोई काम ही नहीं है। अब उनके जाने के बाद पता चला फलाना भुआ का ये हो रहा है, अब उधर का ये रह गया, अब उधार मांगनी आ गया, ये कर दिया वो कर दिया, सारी जिम्मेदारी आपकी, बहुत वो तो सारी ओट लेते। उनके जाने के बाद ये सब चीजें फील होती है कि उनकी जो प्रेजेंस है, उनका जो उनकी जो उपस्थिति है, जो उनका जो हमारे प्रति प्रेम है। एक बात और पीके जी आपसे पूछना चाहूंगा इस बदलते परिवेश के बारे में। एक में बीच में मुझे अच्छी चीज याद आ गई। हाँ बिल्कुल सुनाइए सर। कि जिनके मदर फादर या जो आपको गार्जियन हैं, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो जब नहीं रहते हैं तब क्या होता है कि क्यों दूर करते हो मिलाने वाले, बड़े अजीब से दस्तूर हैं तेरे कायनात को चलाने वाले, वाह। और दूर करना है तो मिलाते क्यों हो, मार कर जोर से सहलाते क्यों हो, पहले तो भरमा देते हो बच्चों की तरह, फिर पकड़ के गर्दन हिलाते क्यों हो, हिलाते क्यों हो, हिलाते क्यों हो, और छीनना ही था मेरे मौला, फिर दिलाते क्यों हो, दिलाते क्यों हो, वाह। क्यों दूर करते हो मिलाने वाले, बड़े अजीब से दस्तूर हैं तेरे कायनात को चलाने। क्या बात है, मजा आ गया। और क्या संदेश दिया है। मतलब ये होना चाहिए ह्यूमर के साथ साथ अपनी टॉक शो, और एन का मतलब यही है कि आपकी मेजेस्टी होनी चाहिए, आप मार्विलस होने चाहिए, आपके अंदर एक मेजर जो इंस्टेक्ट है आपकी वो बाहर निकलनी चाहिए। तो मनोज भाई के अंदर वो चीजें हैं जो आप तक बार बार आएंगी, तो जो मक्खन है पूरा। हाँ पूरा मक्खन है, और जो दर्शक हमारे इन चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि जो हमारे लाखों फॉलोअर हैं, वो जानने वाले हैं, वो इस चीज को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एक पिता का एहसास, एक बच्चे का एहसास, एक पुत्र का, एक माँ का, एक बच्ची का, क्योंकि बच्चियों के लिए भी अपन ऐसे ही संवेदनशील नहीं है, क्योंकि बच्चियां तो चिड़िया होती हैं कि चिड़िया नहीं है बाज है तू,
उन चिड़ियों को बाज बनना पड़ेगा कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू, दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। तो उन बच्चियों को मुसीबतें भी तो कितनी सारी है। जैसे मुसीबत ये है कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। क्या बात है। और बच्चियां घट रही हैं कि घट रही हैं बेटियां अब तो भाई कोक में, क्या कमी रही भला आदमी और जोंक में, मर रही हैं बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो शून्य है खड़े हैं मानव रूप से, और जल रही हैं दुल्हने दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर, और बिक रही हैं औरतें गरीब चाहे त्रस्त है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है, वृद्ध माँ कोने में दुनिया मस्त सोने में, अरे सोई पी के जाम है, उन्हीं के आज नाम है, उन्हीं के आज नाम है। और करे ना कोई बातचीत बताए ना क्या कष्ट है, बोलता है मीठे बोल पर आत्मा तो भ्रष्ट है, और ठग रहे हैं महात्मा बेचकर महानता, कर रहे हैं दावे रोज लाएंगे समानता तो काला धन भी लाएंगे, पहले करे वादा आप चमनप्राश बाबा जी का खाएंगे। खाएंगे। पोइट्री हो सकती है कि वो बिल्कुल आपको हंसाएगी रुलाएगी और आपकी नस नस को फड़काएगी। क्या बात है ना, कि कैसी है जवानी खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। ये सुदीप भोला के पिताजी हैं, उनकी लाइनें हैं तो बड़ी मोटिवेट करती हैं, तो हमें जिनकी लाइन है उनको क्रेडिट भी देना चाहिए। लोग क्या करते हैं, मेरी खुद की लाइन है, तेरी खुद की लाइन सही होती तो पटड़ी के उतरता। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जाते जाते एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहूंगा, इस बदलते परिवेश के बारे में, इस बदलते दौर के बारे में आप हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? इसको बिल्कुल कंसाइज और कसी हुई चीज में देना चाहता हूँ कि जमाने को हमें जमाने से गिला है, जमाने को हमें जमाने से गिला है, कमाल तो ये है हमें जो भी मिला है एक दूजे से मिला है, एक दूजे से मिला है। और मिलने के बाद कैसे फूल जाते हैं गुब्बारे की तरह, कुप्पा हो जाते हैं लोग, कि जमाना नशे में चूर है, न जाने किस बात का गुरूर है, और चाल उसकी कुछ बदल सी गई है, कुछ हुआ तो जरूर है, कुछ हुआ तो जरूर है, कुछ हुआ तो जरूर है। तो आपके कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे इसका बड़ा ऑपरेशन हुआ है, बड़ा एक्सीडेंट हुआ। तो हंसी जरूरी है कितनी भी गंभीर बात के साथ। तो गंभीरता और हंसी को जब मिला के आपका ये शो जब आगे बढ़ेगा, तो मेरा दिल की गहराइयों से ये आप सबको आशीर्वाद है कि जब भी आप मनोज भाई की नई नई लोगों के साथ एक से एक लीजेंड आएंगे, हम तो इस फील्ड के इतने ज्यादा माहिर नहीं है, पर मनोज भाई के जितने भी लोग आएंगे वो शानदार एक से एक शख्सियत आएंगे। तो इस ज्यादा से ज्यादा सब लोग इस चीज को आगे बढ़ाए, और ये आपकी शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, फॉलोइंग आपको एक नई चीज देगी, नई सोच देगी, और समाज में आपको बदलाव आपके अंदर दिखेगा। ये बदलाव मेरे अंदर खुद भी आया है कि पहले मैं सिर्फ ह्यूमर करता था, फिर जब सामाजिक सरोकार जीवन बचाने की इस मुहिम में मैं लगा तो काफी चीज बदली। तो 10 साल तक मेरे फॉलोअर भी क्या, मेरे मिलने वाले 10-20 हजार ही थे, लेकिन जब मैंने इस रोड पे आके समाज को जान बचाने की इस मुहिम को छेड़ा तो आज करोड़ों लोग अपने साथ हैं और वो लोग उसको देख रहे हैं। ठीक है जी, तो ये जब ही होगा जब आप समाज को कुछ दोगे तो अच्छी चीज ही वापस आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पीके जी, आपने हमारे इस शो को बहुत ही अमूल्य समय दिया और इस संवाद को बहुत ही शानदार और ही मज़ेदार आपने बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल की गहराइयों से और दिल से। तो पीके जी ने जो बात कही कि नेगेटिव माहौल में भी हमें पॉजिटिव रहना है, और वाकई में एक बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात होती है। आज वाकई में हमें पीके जी से मिलकर लगा कि बहुत ही जिंदा दिल और बहुत ही अच्छे इंसान पीके जी है, और अगले इसी तरीके से अच्छे अच्छे लोगों के साथ हम मुलाकात करेंगे, और इसी शो में जिसका नाम है आपका अपना शो मनोज मक्खन द टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो।